Hello students, welcome back. Welcome to Electrostatics lecture number 3. In today's lecture, we're gonna study about charge and its properties. Alright, so before you start this chapter, before you start this lecture, please go through the previous lectures if you haven't seen them. अगर पुराने lectures आपने नहीं देखे हैं, then first watch them and then come to this point. Otherwise, आज के lecture में जो चीज़ें हैं, ये हो सकता है थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे if you have not watched the previous lectures. Alright, so today's I will say it is one of the most important chapters in the history of physics because we are studying about charge and its properties. अगर ये आपको समझ में आएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें आगे समझ में आने वाली हैं. So students, let's start charge and its properties. So students, we studied about charge in the previous lectures. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चार्ज के बारे में डिटेल में पढ़ा है. चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. इंट्रिंसिक का मीनिंग भी बताया था. इंट्रिंसिक मीन्स आंतरिक, मीन्स जो चीज़ जिसके अंदर अब कुछ नहीं है, लाइक मास इंट्रिंसिक है, यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो उस क्वालिटी को लेके पैदा हुआ है. ओके, सो दिस वॉज अबाउट लाइक डेफिनेशन ऑफ चार्ज. द बेस्ट थिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. ठीक है, वी हैव स्टडीड अबाउट चार्ज इन प्रीवियस टॉपिक्स. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चार्ज को पढ़ा है. चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. इंट्रिंसिक मीन्स जो वो प्रॉपर्टी को लेके पैदा हुआ है. ठीक है, जिसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ये क्वालिटी है, पहले से है. ऑलराइट, सो क्या बोला था हमने? Charge is an intrinsic property of a body by virtue of which it produces electric and magnetic effect. It also responds to electric and magnetic effect. ये definition मैंने वापस से repeat किया है. Detail देखने के लिए go to the previous lectures. In today's lecture, we will study about properties of charge, the most important topic. ठीक है, charge दो प्रकार का होता है. There are two types of charge. One is positive, one is negative. Okay, as we have studied in previous lectures, positive charge जो होता है that is deficiency of electrons, negative charge होता है excess of electrons. Generally similar charges repel each other and dissimilar charges attract each other. ठीक है, एक जैसे चार्ज हैं तो दूर दूर भागेंगे, अलग अलग चार्ज हैं तो नज़दीक आएंगे. ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है. ठीक है, तो आप बोलेंगे सर जब पढ़ लिया तो बार बार बता क्यों रहे हो, ताकि कोई नया स्टूडेंट आए तो उसे पता लगे कि ये बातें हमने डिस्कशन पिछले टॉपिक्स में कर लिया है. ऑलराइट, सो प्रॉपर्टीज़ में से जो फर्स्ट पॉइंट मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वो है चार्ज इज स्केलर. चार्ज इज स्केलर. चार्ज जो है वो अदिश राशि है. तो स्टूडेंट्स बताइए जरा, स्केलर का मतलब क्या है, वेक्टर का मतलब क्या है? देखो बच्चों, स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड है मगर डायरेक्शन नहीं है. मैग्नीट्यूड तो होता है मगर डायरेक्शन नहीं है. हालांकि जब वेक्टर और स्केलर को आप डिटेल में पढ़ोगे, बहुत डिटेल में पढ़ोगे, देन यू विल कम टू नो देर आर फ्यू क्वांटिटीज, देर आर फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, विच हैव डायरेक्शन, even if they are not considered in terms of vectors. ठीक है, मतलब कुछ quantities, physical quantities ऐसी हैं, those has magnitude, they also have direction, even they are not vectors. है ना, तो दिमाग में इस बात को बैठा लेना. चार्ज इज स्केलर. स्केलर बहुत आसान भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बात यह है कि भैया चार्ज में डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन इट इज 1 कूलम. इफ सपोज इट इज 1 कूलम, और इधर जा रहा है तो भी 1 कूलम है, इधर जा रहा है 1 कूलम है. एक्स एक्सिस पे इट इज 1 कूलम. इफ यू सडनली चेंज द डायरेक्शन, टेक टू द वाई डायरेक्शन, तो भी 1 कूलम है ना. इसको पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश किधर भी ले जाओ, दैट विल बी 1 कूलम, दैट वोंट बी अफेक्टेड. कुछ क्लियर हो पा रहा है ना बात को? स्केलर क्वांटिटी है स्केलर, तो इट मीन्स ये एल्जेब्रिक सम को दर्शाएगा. अरे स्केलर चीज़ें बड़ी शरीक होती हैं क्योंकि डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता. सो इफ अ बॉडी हैज़ 5 कूलम and the same body has -3 coulomb, then I will simply use simple mathematics, simple algebra. 5 - 3 2, so the net charge of the body is 2 coulomb. This has, suppose this has 10 proton and this has 10 electron also, so I will say net charge of this body is 0. Net charge of this body is 0. Why? क्योंकि जितना पॉजिटिव है 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, सो नेट चार्ज इज 0. आई एम टॉकिंग अबाउट नेट चार्ज, है ना. इफ समवन सेज सर हाउ मच पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल प्रोटॉन कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई इट विद चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन
you will get net positive charge. If someone asks, sir, what is total negative charge here? So I will say, all right, first calculate the electrons, then multiply the number of electrons with charge of one electron, you will get total negative charge, but net charge of this system is 0. Why? Because I can do simple mathematics, algebraic sum, algebra, scalar quantity, है ना? तो charge is scalar. So you can also write, after writing this charge is scalar, in bracket you can write net charge. Here let me write actually. तुम बोलोगे सर सब कुछ हम ही से लिखवाते हो. It means net charge of an isolated system is algebraic sum of all charges present in system. ठीक है? अरे यार ये definition, you know, sometimes definitions like make things tough. Okay, अब ये definition इससे नहीं समझ में आ रहा, no problem with that. This is a system. It has plus 5 coulomb, minus 3 coulomb, minus 1 coulomb. So what will be net charge? 5 minus 3 2, 2 minus 1 1. So net charge is 1 coulomb. समझ गए? स्केलर क्वांटिटीज एल्जेब्रिक सम और स्केलर सम, है ना? वेक्टर होता ना गाइज, इफ इट वाज वेक्टर क्वांटिटी तो भैया डायरेक्शन का रूल आ जाता, तो फिर वही लगाना पड़ता रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. समझ पा रहे हो? बट दिस इज स्केलर क्वांटिटी, काफ़ी ईजी है, नो प्रॉब्लम इन दैट. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई हमारी, चार्ज इज स्केलर. नाउ राइट डाउन द सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी भाई बच्चों? इसको मिटा देता हूँ. सेकंड प्रॉपर्टी प्लीज राइट इट डाउन. चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास. चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास. मतलब चार्ज हमेशा जो है, आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा हुआ रहता है. ठीक है? इफ देर इज नो मास देर इज नो चार्ज. इफ देर इज नो मास देर इज नो चार्ज. बच्चों इसको समझना कैसा है, इसको समझना कैसे है, चलो ये बताता हूँ आपको, है ना? आप बोलोगे सर आपने तो कह दिया चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले तो मैं फ़ोन को अपने बस कितना मैसेज आ गया भैया, बस कोई अर्जेंट तो नहीं है, नहीं है, जाने दो. तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास. इसका सीधा मतलब ये है कि भाई जहाँ मास होगा उसी के ऊपर चार्ज होगा. जहाँ मास होगा उसी के ऊपर क्या होगा? चार्ज होगा. इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटे पार्टिकल हमने कहाँ बात की? हम अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन. हालांकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की भी क्वार्क स्ट्रक्चर होती है आगे, ठीक है? उसका भी एक बेसिक्स आइडिया हम लोग ले लेंगे, ठीक है? बट यू जस्ट थिंक अबाउट लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, सबसे छोटे पार्टिकल विच हैज़ चार्ज. अब बताओ क्या इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता क्या? इलेक्ट्रॉन हैज़ मास. इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg. प्रोटॉन का मास है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, है ना? मास है तब चार्ज है. समझना इस बात को. चार्ज एक उस आत्मा, वो जैसे हॉरर मूवीज में देखते हैं ना कि भूत जो हमेशा बॉडी पे आता है, किसी न किसी बॉडी पे आ जाता है. सो इट्स लाइक द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. ओके, तो मास पर चार्ज होगा, ये बात दिमाग में रखना. हवा में अपने आप चार्ज नहीं हो सकता. इलेक्ट्रॉन का मास है तो उसके ऊपर चार्ज है. प्रोटॉन का मास है तो चार्ज है. बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी मास हैज चार्ज. आई एम ऑल्सो मास एंड आई एम नॉट चार्ज. माई नेट चार्ज इज 0. दिमाग में इसको बैठाओ. अरे ईच एंड एवरी बॉडी इज मेड ऑफ एटम्स. So if there is mass, there may be charge on the body. Okay, if there is charge, there must be mass. But ऐसा नहीं है कि all the masses has charge. ऐसा कुछ नहीं है. कुछ दिमाग में आ रहा है ना? चार्ज हमेशा मास के ऊपर होगा, अपने आप नहीं हो सकता. बट ये भी जरूरी नहीं है कि मास के ऊपर चार्ज होगा ही, कोई गारंटी नहीं है. वरना हर एक पर चार्ज होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती है यार. ठीक है? तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास. Charge is always associated with mass. मास होगा तो चार्ज होगा, वरना नहीं होगा.
ठीक है बच्चों, आई थिंक ये मैंने क्लियर कर दिया पॉइंट आपको, सेकंड प्रॉपर्टी जो है। चलो इसके थर्ड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। जरा बताओ तो बच्चों, मैं पसीना सुखा लेता हूँ। चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, कैसे नहीं करता भाई बताइए? चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिपेंड कैसे नहीं करता, इसका मतलब ये है बच्चों कि इफ़ वी हैव सम पर्टिकुलर चार्ज, और अगर मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दिया, ओके, सपोज कहीं ज़मीन पर 1 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है, ज़मीन पर 1 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है, मैं इस वक्त तो ट्रेन में हूँ, तो मैंने पलट के देखा, मैंने कहा अरे ये तो 1 कूलम चार्ज है यार, ठीक है। अच्छा, उस 1 कूलम के पास में अगर कोई आदमी बैठा हुआ है, उसने देखा, उसने भी यही बोला कि यार 1 कूलम है, जबकि मैं ट्रेन में हूँ, आई एम इन अ बॉडी विच इज़ मूविंग, सो माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग कंटिन्यूसली इन मोशन। मोशन भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो अच्छा, अंतरिक्ष से किसी ने देखा, इफ समवन इज वॉचिंग फ्रॉम स्पेस, ही सेज ओके ओके नो प्रॉब्लम, अर्थ इज रोटेटिंग एट इट्स ओन एक्सिस, इट्स ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट द सन, है ना। उसके बाद भी क्या बोलेगा, यार 1 कूलम चार्ज है। तो यानी कि जो रुका हुआ, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो भी चार्ज 1 कूलम देख रहा है, जो ट्रेन में देख रहा है वो भी 1 कूलम देख रहा है, जो अंतरिक्ष से देख रहा है वो भी 1 कूलम देख रहा है। सो दे ऑल आर वॉचिंग 1 कूलम चार्ज। इसका मतलब कि चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यू मे बी इन स्टेशनरी फ्रेम, यू मे बी इन मूविंग फ्रेम, यू मे बी नॉन इनर्शियल फ्रेम, यू मे बी इन इनर्शियल फ्रेम, ओके। तो इस तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आप इसको पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश कहीं से भी देखोगे, पानी के अंदर से जाके देखोगे तो भी आपको ऊपर 1 कूलम ही नजर आएगा, मतलब 1 कूलम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वाटर से देखते टाइम वो 1 का 2 हो जाएगा। क्लियर हो पा रही बात, ठीक है। तो चार्ज मतलब बहुत, मतलब सलमान का फैन है, एक बार जो इसने कमिटमेंट कर दी उसके बाद ही किसी की भी नहीं सुनता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नंबर 4 है, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट, वेरिएंट, बहुत से स्टूडेंट्स इसको डायरेक्टली याद कर लेते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। इफ समवन आस्क यार व्हाट इज इनवेरिएंट, तो कहते हैं यार ये तो मेरे को मालूम नहीं। अरे भैया इसलिए मालूम नहीं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इनवेरिएंट, वेरी मीन्स बदलना, वेरी मीन्स टू चेंज, वेरी करना, यू नो, वेरी, वेरिंग करंट, वेरिंग वोल्टेज मीन्स, वेरी मीन्स टू चेंज। इनवेरिएंट विच डज नॉट चेंज, निश्चर, बदल नहीं सकता, ओके। इट डजंट मीन कि चल नहीं सकता, चलने का मतलब नहीं कह रहा हूँ, बदल नहीं सकता। बच्चों चार्ज चल भी नहीं सकता यार, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अभी देखो, ओके, इन द नेक्स्ट चैप्टर आई विल बी टीचिंग यू करंट, ओके। सो आई विल से ओके, इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम, चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, सो दिस इज द करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एक्चुअली रिवर्स ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हो सकता है मैं खुद आपको ये बात बोलूँ कि यार सारा का सारा चार्ज जमीन में चला गया, समझिएगा बात, है ना। आई विल बी सेइंग इट विद माई सेल्फ, ओके। आई विल से यार द चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी, इस बॉडी का चार्ज जमीन में चला गया, इसका चार्ज जमीन से इधर आ गया, इसका चार्ज इधर चला गया, इसका चार्ज उधर चला गया। आई विल से दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट प्लीज दिमाग में इसको बैठाइए बात को। चार्ज कहीं आता जाता नहीं, चार्ज एक बॉडी पे है, वो बॉडी आती जाती है। इफ ऐसे चार्ज मूव कर गया मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव किया, चार्ज बॉडी पे बैठ गया, लाइक चार्ज एक बस है, लाइक बस एक बॉडी है, मैं चार्ज हूँ, मैं बस में बैठ गया, चलो भैया, अब बस जहाँ जहाँ जाएगी मैं साथ साथ जाऊँगा। और एंड पीपल विल से अमित इज मूविंग, यस आई एम मूविंग, बट एक्चुअली अमित इज नॉट मूविंग, अमित इज इन बस एंड बस इज मूविंग, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में खुद बोल दूँ कि चार्ज मूव कर रहा है, बट आप दिमाग बैठा ना, चार्ज डजंट मूव, चार्ज इज ऑन द बॉडी मूव्स, ओके। इनवेरिएंट, अरे बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है इनवेरिएंट। वाई? अब आप बोलेंगे सर चेंज कैसे? इफ इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी, इफ इलेक्ट्रॉन इज यू कैन से एट रेस्ट, इट्स चार्ज विल बी 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इट्स चार्ज विल बी 1.6 × 10⁻19 कूलम। इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड एट हाई स्पीड, नो चेंज इन द चार्ज, 1.6 × 10⁻19 कूलम, नेगेटिव चार्ज में होता है ये। इवन इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट वेरी वेरी हाई स्पीड, लाइक यू कैन से स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट,
अगर इलेक्ट्रॉन को तुम स्पीड ऑफ लाइट से भी चलाते हो ना, इवन देन इट्स चार्ज डज नॉट चेंज। समझ गए ना, इनवेरिएंट मास चेंज हो जाएगा, मास बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन का, मतलब समझ रहे हो, धागा खुल जाएगा, लेकिन ये चार्ज नहीं बदलेगा इसका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? यू माइट हैव स्टडीड अबाउट m इज इक्वल टू m नॉट रूट ऑफ 1 माइनस relativistic equation. Okay, m is the moving mass, m naught is the rest mass. रिलेटिविटी आप जब पढ़ेंगे कभी सौभाग्य से, या श्री एच सी वर्मा साहब जो है उनकी बुक के अंदर आपको मिल जाएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो यू विल बी नोइंग दिस फॉर्मूला, m इज इक्वल टू m नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m इज द मूविंग मास, है ना, मैं मूव कर रहा हूँ, m इज द मूविंग मास, नो प्रॉब्लम। हालांकि मैं रुका हुआ हूँ तो भी मेरा मास इतना ही है, प्रभास जैसा, मूव करूंगा तब भी इतना ही रहेगा। ठीक है, तो बात यह है कि दिस m इज द मूविंग मास, दिस इज रुका हुआ मास, स्टेशनरी मास, v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल या बॉडी जो भी है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। यार स्पीड ऑफ लाइट जो कि एयर या वैक्यूम में होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बात ये आती है स्टूडेंट्स, एट अर्थ आर स्पीड इज वेरी वेरी लेस। मतलब मैं ये तो चल रहा हूँ, दिस इज तो इवन यू कैन से कंसिडर मी एट रेस्ट, ये स्पीड तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं फास्टेस्ट में एरोप्लेन में भी जा रहा हूँ ना, सुपरसोनिक, वो स्पीड भी आप समझो एज कंपेयर टू दिस स्पीड 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज सो मच हायर स्पीड एज कंपेयर टू दिस v। समझ रहे हो? सो v इज नेग्लिजिबल और c बहुत ज़्यादा है, तो 1 अपॉन वेरी ग्रेटर थिंग मीन्स वेरी लेस। अरे यार c इज ग्रेटर 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 टू v जनरली, सो इट मीन्स v कैन बी कंसिडर्ड एज 1 और यू कैन से वेरी लेस। सो 1 अपॉन वेरी हाई वैल्यू मीन्स वेरी लेस वैल्यू। अरे 1 के अपॉन में जितना वैल्यू तुम बढ़ा दोगे, बड़ी बड़ी वैल्यू रख दोगे, तो ये ओवरऑल उतना ही कम हो जाएगा, और 1 माइनस उतना ही कम मीन्स यू कैन कंपेयर इट लाइक एज ए जीरो। इसको जीरो भी मान सकते हो यार, क्योंकि बहुत कम है, बहुत कम है, वेरी क्लोज टू जीरो। सो इट विल बी लाइक 1, सो m इज इक्वल टू m नॉट। तो इसलिए आपको मैं रुका हुआ नजर आता हूँ तो मैं सेम नजर आऊँगा, थोड़ा सा मूव करूँगा तो भी मैं सेम नजर आऊँगा। समझ गए ना? अगर तुम किसी बॉडी को अगर किसी बॉडी को तुमने c के स्पीड से चला दिया मीन्स v इज इक्वल टू c, सो इट इज c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर विच इज 1, 1 माइनस 1 0 एंड 1 अपॉन 0 इन्फानाइट। दोबारा से देखो, दोबारा से सोचो, दिमाग लगाओ। इफ अ बॉडी इज मूविंग इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट मीन्स v इज इक्वल टू c, तो अगर v और c बराबर है इट मीन्स इफ इस v स्क्वायर को भी मैं c स्क्वायर लिख दूंगा, इफ दे बोथ आर सेम, तो इसको भी मैं c स्क्वायर लिख दूंगा, सो c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 1 अपॉन 0 किसी भी चीज़ के डिवाइड में 0 है, इट बिकम्स इन्फानाइट, m इज इक्वल टू इन्फानाइट, इन्फानाइट मास। अरे अगर इवन इफ इट इज नॉट इक्वल टू c, यू जस्ट टेक v इक्वल टू c/2। अगर मैं v इक्वल टू c/2 भी ले लूँ तो सो दिस विल बी c स्क्वायर अपॉन 4, c स्क्वायर अपॉन 4, सो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? दिस विल बी c स्क्वायर अपॉन 4, तो ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। तो इस पूरे को लिख लेंगे अंडर रूट 3/4, ये 4 ऊपर आके यहाँ पे 2 बन जाएगा, रूट 3 इज 1.732, जस्ट टेक इट, मतलब 1 ले लो, चलो छोड़ो यार इसको। समझ रहे हो क्या वैल्यू हो गई? मूविंग मास इज डिफरेंट, रेस्ट मास इज डिफरेंट, मास चेंज हो गया। तो अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट के आधे में चल जाए तब भी मास बदल जाएगा। आप बोलोगे सर इतनी देर से यार एक ही बात बता रहे हो, मास बदल जाएगा, मास बदल जाएगा, मतलब क्या है इसका, कहना क्या चाहते हो? बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया मास भले ही बदल जाए, है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, मास फिर भी बदल जाएगा पर चार्ज नहीं बदलेगा। चार्ज वही, यानी जिस बस में मैं बैठा हूँ ना वो बस फैल के रेलगाड़ी हो जाएगी, बट मैं वही रहूँगा जो उसके अंदर हूँ, उतना मैं नहीं फैलूँगा। कैन यू फील इट व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक इट इज़, द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। चार्ज इज इनवेरिएंट, नहीं बदलता है।
चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। 4 प्रॉपर्टीज हो गई क्या? अच्छा चलो 5th प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी गोना स्टडी अबाउट मोशन ऑफ चार्ज, है ना। सो यू विल से सर अभी आपने बताया चार्ज डजंट मूव, बट आई ऑल्सो सेड चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास एंड द मास मूव्स, ठीक है, बट वी कैन जस्ट से दैट चार्ज इज मूविंग, ठीक है। तो चार्ज मूव करता है तो क्या प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ जाती हैं? प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, बहुत सारा नुकसान होता है और कहीं ज़्यादा फायदा होता है, कहीं ज़्यादा फायदा होता है। सो स्टूडेंट्स, लेट मी मेक यू राइट लाइक दिस, v इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और v नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर मैं इसे लिख दूं एक्सेलरेटेड। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, ओके। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज वी आर डिस्कसिंग हियर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू नीट एग्जाम, अकॉर्डिंग टू बोर्ड CBSE, एक्सेलरेटेड चार्ज जी। सो स्टूडेंट्स, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, समझना v इक्वल टू 0, स्टूडेंट v स्टैंड्स फॉर स्पीड, v स्टैंड्स फॉर स्पीड। सो आई एम सेइंग व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट मीन्स चार्ज जिस बॉडी पे है वो रेस्ट पे है, तो देर विल बी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चार्ज एट रेस्ट, रुका हुआ है चार्ज, देर विल बी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, E stands for electric field. When we say charge is moving with constant speed, when charge is moving with constant speed, constant speed से मतलब बच्चों कि न तो वो तेज चलता है न वो धीरे होता है, बस एक जैसा चल रहा है, बिल्कुल no change in the speed, constant speed. Are you getting my point? If charge, अच्छा बच्चों, if you are in 12th class, so you might be knowing that a body moving with constant speed, it has 0 acceleration. तो acceleration 0 होता है, ठीक है। So v is equal to constant means non accelerated charge, या फिर और सिंपली भाषा में लिख देता हूँ यार, acceleration 0। तो अगर ऐसा है, so there will be इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। गाइस मैग्नेटिक फील्ड का जो इंडिकेशन है वो बी से दिया जाता है, ओके। अभी आगे जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, है ना, यू नो आफ्टर सम टाइम व्हेन वी विल बी स्टडिंग मैग्नेटिक फील्ड, देन वी विल कम टू नो दैट द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज गिवन बाय कैपिटल B. सो ऑल यू जस्ट नीड टू नो, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, व्हेन चार्ज इज मूविंग with constant speed means no acceleration, then electric and magnetic both the fields are there, and when charge is not moving with constant speed means accelerated charge. अरे accelerated मतलब ये उड़ा रहे हो चार्ज को एकदम, in that case there will be electric field, there will be magnetic field and also electromagnetic waves. बच्चों वापस से सुन लेना, accelerated charge will produce electric field, magnetic field and also electromagnetic waves. आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? What is the first chapter we are in that? The first chapter of 12th physics, electrostatics, charge at rest. So we are in this chapter, electrostatics. V is equal to 0 means charge is not moving, charge at rest, and we will be only dealing with electric field. अरे जब चार्ज चल ही नहीं रहे तो obviously we will be only studying electric field, we will be stick to electric field only. After that, when we will be studying charge is moving, है ना, when charge will move, you know, in the upcoming chapters we will be studying electric field as well as magnetic field, and then the last chapter of this electromagnetism is electromagnetic wave. You know why this is last chapter? Because at last we will study about accelerated charge. So actually initially we are studying about this charge at rest, then we will study about this charge moving with constant speed, and then finally we will be studying about accelerated charge.
गाइज 2 बार नीट एग्जाम में ये आ चुका है, एक बार CBSE में आ चुका है. व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन नेचर? व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? एक्सेलरेटेड चार्ज. अरे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारा एक्सेलरेटेड चार्ज जो है ना वो सन से हमारी तरफ आता है. A lot of charge harmful particles, a lot of you can say harmful particles which can destroy the life even in few seconds. बट हमारे भला हो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर देता है. तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम में से विजिबल रेज मिल जाती हैं, तो हमारा जीवन चल रहा है. ओके, वी आर लिविंग हियर. हाँ, अगर आपने मूवी देखा होगा, एक है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यू कैन से कोर, CORE, देयर इज अ मूवी कोर. उसमें होता है कि अर्थ का जो सेंटर है वो घूमना बंद कर देता है ना. अर्थ का जो सेंटर है, आपको मालूम होगा, जैसे जैसे आप डिग करोगे, अर्थ के अंदर जाओगे, द टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड इट बिकम्स इन hundreds of degrees Celsius when you move toward, you can say, in depth. So at the center it's so much heat, so much heated that all the metal it's in the melted form, or you can say in the liquid form. सब कुछ पिघल के लिक्विड सा बन गया है और कोर हमारा ऐसे घूम रहा है. एंड दैट इन दैट कोर वी हैव चार्ज पार्टिकल्स, और चार्ज पार्टिकल्स घूम रहा है ऐसे. उसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जिंदा है. सो इन दैट मूवी वो कोर घूमना बंद कर देता है. अगर कोर घूमना बंद कर देता है, सडनली चार्ज जो है वो मूव होना बंद हो गया, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बिगड़ जाता है. और मैग्नेटिक फील्ड बिगड़ते ही सन के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बचा रहा था, है ना, द चार्ज हार्मफुल पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम द सन बाय विच वी वर सेव्ड बाय आवर मैग्नेटिक फील्ड, वो पार्टिकल आने लग जाते हैं और हमारी लाइफ में काफ़ी तबाही मच जाती है. देन द साइंटिस्ट दे मेक अ टीम, ओके, दे मूव टू एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय हुक और क्रुक, एज यू कैन सी इन द मूवी. पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा. तो सेंटर ऑफ द अर्थ जाकर कुछ एटम बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं और फिर से वो कोर को घुमा देते हैं, सो दैट हमारा मैग्नेटिक फील्ड वापस से चलने लगता है. ओके, तो दिस इज द साइंस, दिस इज द फिजिक्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ चार्ज एंड इट्स इफेक्ट इन आवर लाइफ. चार्ज चला भी रहा है सब कुछ, लाइट, बिजली, पानी, AC, पंखा, सब बड़ी बड़ी मशीनें, और ये डिस्ट्रॉय भी कर सकता है हमें. सो लास्ट मोमेंट, फटाफट जल्दी से इसको देख लेते हैं, खत्म कर देते हैं. स्टेशनरी चार्ज, चार्ज एट रेस्ट पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. चार्ज एट कांस्टेंट स्पीड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. एंड एक्सेलरेटेड चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, CBSE एग्जाम में आ चुका है. व्हाट इज द नीट में भी आया इन इट हैज बीन आल्सो आस्क्ड इन CBSE एग्जाम दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन नेचर. सो द सोर्स इज एक्सेलरेटेड चार्ज. Some people write sun rays, some people says like cosmic rays, this and that, but the correct answer is accelerated charge produces electromagnetic waves. It also produces electric and magnetic field. एक चीज़ और दिमाग में बैठाइए, एक चीज़ और दिमाग में बैठाइए. When there is charge, there must be electric field. यहाँ पे भी electric field, electric field, electric field. मतलब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहना करेगा, वो तो जरूर मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. मूव हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड. अब चाहे मूव में वो इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड और इट इज एक्सेलरेटेड, और अगर फास्ट तरीके से मूव हुआ, एक्सेलरेट हो गया, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, EMW भी आएगा. ओके, दैट्स व्हाई वी से मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. आई होप आपको समझ में आया होगा. प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स, है ना. नेता टाइप आधा काम बिल्कुल मत करो. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा. इसके जस्ट बाद इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी हैविंग सेकेंड पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. ओके, अकॉर्डिंग टू नंबर्स द लेक्चर विल बी 4th. So the next video will be the 4th lecture in electrostatics, but in 4th lecture we will be continuing this properties of charge. Today we have only discussed 4 or 5 properties. In the next video we will be discussing 2 or 3 most important properties: quantization of charge, conservation of charge, and some very important concepts about charge. So guys, we'll meet in the next lecture. Till that, thank you.